Hello dear students, my name is Nazneen Sheikh and welcome back to lecture 2 of our chapter 1 that is introduction to micro and macroeconomics। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल स्टडी करता है। हमने उसके फीचर्स देख लिए थे और इंपॉर्टेंस देखे थे। जैसे मैंने आपको कहा था नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द इंटायर इकोनॉमी। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ग्रीक वर्ड मैक्रो से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, यानी कि हम बड़े पैमाने पर अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। विच एनालाइजेज द इंटायर इकोनॉमी, यानी कि हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, इंडिविजुअल नहीं। हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, इंडिविजुअल इनकम की नहीं, नेशनल आउटपुट की, इंडिविजुअल आउटपुट की नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट की, टोटल कंजम्पशन की, टोटल सेविंग्स की, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशंस, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ों की जो स्टडी हम करने वाले हैं ये हम करने वाले हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इंटायर नेशन को हम लेकर अब चलने वाले हैं। Now there are certain definitions given for macroeconomics. The very first one says macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between लार्ज एग्रीगेट्स, यानी कि टोटल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जेएल हेंसन का कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स उस इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो रिलेशनशिप, यानी कि अलग अलग फैक्टर्स को मिलाकर जिसकी हम पढ़ाई करते हैं। लार्ज एग्रीगेट्स सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, इन सब की ह्यूज लेवल पर हम स्टडी करते हैं, इसीलिए हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बुलाते हैं। The next definition that we have is given by Professor Carl Shapiro. Macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole, यानी कि entire economy की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। entire economy का फंक्शन, इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी को हम बुलाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरीज देखी थी, कुछ स्कोप देखे थे कि कौन सी थियोरीज इन्वॉल्व है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी थियोरीज इन्वॉल्व है। Following chart gives an idea about the scope of macroeconomics. So the first theory that we have is theory of income and employment. The first theory that we have is theory of income and employment, जो again सब डिवाइड की गई है theory of consumption function में, theory of investment function, और जिसको मिलाकर हमारा theory of business cycle बनता है। तो theory of income and employment is our first theory. Second theory है theory of general price level and inflation के ऊपर। तीसरी थियोरी है हमारी थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चौथी थियोरी है हमारी थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। सो वी हैव फोर थियोरीज, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर दी फोर थियोरीज दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली थियोरी के साथ में, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Macroeconomic analysis explains which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output and employment. यानी macroeconomics अगर हम एनालाइज करें तो वो हमको बताता है कि कौन से फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, और क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस, यानी कि चेंजेस आते रहते हैं, स्थिर नहीं होता है। नाउ इफ यू सी दिस लाइन, तो मार्केट जो है हम बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्यों ये चेंजेस आते हैं लेवल ऑफ इनकम में, आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने के लिए ही हम ये थियोरी को पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, यानी किस तरीके से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिसाइड किया जाता है। वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसीलिए ज़रूरी है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पढ़ना। थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल, पूरा बिजनेस साइकिल कैसा वर्क करता है, वो भी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी का हिस्सा है। और दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय दिस थियोरी, जहाँ पर हम मार्केट में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस क्यों है, उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, कौन सी चीज़ों की पढ़ाई होती है। थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी हमारे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी का हिस्सा है। तो दैट वाज आवर फर्स्ट थियोरी। ओके,
मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड थियोरी, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि हमको बताता है किस तरीके से जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। यानी कि यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल जो है, जो एक कॉमन प्राइस है मार्केट में, किस तरीके से वो डिसाइड किया जाता है, और उसी के साथ साथ इट एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस, क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं। Study of general price level is significant on account of the problems created by inflation and deflation. Inflation और deflation की वजह से जो भी problems आती है या जो भी effect होते हैं, that is the study of your general price level. Theory of growth and development. This is the third theory. Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं economic growth and development के ऊपर. It explains the causes of underdevelopment and poverty. यानी कि अंडर डेवलपमेंट, क्यों कंट्री में उद्धार नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसके रीजंस और पॉवर्टी के रीजंस हमको बताती है। इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमको रीजन पता है, कारण पता है कि क्यों कंट्री ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, क्यों अभी भी अंडर डेवलप है, तो हमको स्ट्रैटेजीज बताती है ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि कंट्री और ग्रो करना शुरू कर दे। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Macro theory of distribution deals with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. तो यहाँ पर हमारी जो फोर्थ थियोरी है, थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो बताती है हमको किस तरीके से शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे थियोरी ऑफ नेशनल इनकम के अंदर, वही हमारी थियोरी, तो टोटल नेशनल इनकम के अंदर वही हमारी थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताती है। तो दीज वर द 4 इंपॉर्टेंट थियोरीज विच वी हैव सीन. Now we will move ahead with the features of macroeconomics. The very first one says it is the study of aggregates. No doubt study of aggregates है ये, यानी कि हम यहाँ पर टोटल सारी चीज़ों को मिलाकर हम बड़े पैमाने पर पढ़ रहे हैं. It is concerned with the aggregate concept, यानी कि टोटल कॉन्सेप्ट, यानी कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, सबके आगे हमको टोटल ही लगाना है. जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इसको स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स बोला जाता है. नाउ इट हैज़ इनकम थियोरी. Macroeconomics study the concept of national income, its different elements, methods of measurement and social accounting. यानी कि यहाँ पर नेशनल इनकम की हम बात कर रहे हैं, तो इसी के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट है जो हम देखते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स देखते हैं नेशनल इनकम के, किस तरीके से नेशनल इनकम को मेजर किया जा सकता है, कैसे सोशल अकाउंटिंग में उसको इंक्लूसिव किया जा सकता है. तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थियोरी, इनकम थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि यहाँ पर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई की बात चल रही है. इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द नेशनल इनकम दैट लीड टू बिजनेस साइकिल्स, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. अब क्योंकि हमने देखा है इनकम थियोरी हमको बताती है फ्लक्चुएशंस के रीजंस, तो इससे हमको पता चलता है क्या ऐसे रीजन है जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो हमको फेस करना पड़ता है अपने बिजनेस साइकिल के अंदर. थर्ड वन दैट वी हैव इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. पार्शियल में हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम करता है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखकर चलता है. लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पर क्या चलता है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम, विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप. यानी हम लार्ज एग्रीगेट्स की टोटल की पढ़ाई करते हैं अलॉन्ग विद देयर फंक्शनल रिलेशनशिप. तो इट इज फंक्शनली रिलेटेड टू whom, तो उसकी हम पढ़ाई करते हैं. जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड प्राइजेस इन दी होल इकोनॉमी. तो यहाँ पर अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो डिमांड, सप्लाई और प्राइजेस जो एंटायर इकोनॉमी में है उसकी स्टडी करता है. नेक्स्ट वी हैव इज इंटरडिपेंडेंस. मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. यानी यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल एक की वजह से दूसरा इफेक्ट होता है. तो इंटरडिपेंडेंसी जो हो जाती है तो वो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करता है, सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल. फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम. किसी तरीके का चेंज इन्वेस्टमेंट के अंदर आना अल्टीमेटली लेवल्स ऑफ इनकम के अंदर भी चेंज लेकर आएगा. लेवल्स ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो अगर कोई चेंज इन्वेस्टमेंट के अंदर आया है तो चेंज किस में आएगा, इनकम में आएगा, आउटपुट में आएगा, एम्प्लॉयमेंट में आएगा, इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर ये सारी चीज़ों में चेंज आ रहा है अपने आप हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो सकती है. नेक्स्ट वी हैव इज द टाइप ऑफ मेथड दैट इट यूजेस इज लंपिंग मेथड.
माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा वो यूज़ करता है स्लाइसिंग मेथड, अलग अलग हिस्से करके पढ़ाई की जाती है इंडिविजुअली। यहाँ पर लंपिंग मेथड होता है। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रेदर दैन इट्स पार्ट। हम इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते, हम एंटायर नेशन की स्टडी करते हैं, इसलिए लंपिंग मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोफेसर बॉल्डिंग के हिसाब से एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। फॉरेस्ट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और उसके अंदर जो एक अगर हम स्पेसिफिक झाड़ की अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो इंडिविजुअल पढ़ाई होगी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर हमने बताया नहीं कि हम कौन से एक स्पेसिफिक ट्री की पढ़ाई करें, हम तो एंटायर फॉरेस्ट को लेकर चल रहे हैं। तो जो फॉरेस्ट का अगर एग्जाम्पल आया तो दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर इंडिविजुअल ट्री है तो माइक्रो है, एंटायर फॉरेस्ट है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ मॉडल्स। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर पढ़ाई होती है दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स, यानी कि यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ मॉडल्स के ऊपर पढ़ाई की जाती है। These growth models are used for studying economic development। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पढ़ाई की जाती है तो वहाँ पर ग्रोथ मॉडल्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल महालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फोसाइज्ड ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। तो ये एक मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, जो कि बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। सो दैट इज हाउ दीज ग्रोथ मॉडल्स आर बीइंग यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इंडिविजुअल लेवल पर होता तो हम माइक्रो में उसकी दूसरी पढ़ाई करते हैं, मैक्रो में हम ग्रोथ लेवल की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज जनरल प्राइस लेवल। So determination and changes in general price level are studied in macroeconomics। तो general price level की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। It is the average of all prices of goods and services currently being produced in an economy। तो एक इकोनॉमी के अंदर जो जनरल प्राइस लेवल होता है, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है बच्चों, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गए हैं उसका जो एवरेज होता है हमारी इकोनॉमी में, उसको हम बुलाते हैं जनरल प्राइस लेवल। The last feature that we have is policy oriented। So according to Keynes, macroeconomics is a policy oriented science। यानी कि क्या है ये, policy oriented science है। It suggests suitable economic policies to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depression। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर केन्स के हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। यानी जो भी हमारी इकोनॉमी में होता है उसको देखकर हम सूटेबल इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। कैसी इकोनॉमिक पॉलिसी, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो, जिससे कि हम इन्फ्लेशन को रोक सके, बढ़ते हुए दामों को हम रोक सके, डिप्रेशन यानी इकोनॉमी जो है, नेशन जो है वो डिप्रेशन बिल्कुल भी फेस ना करे। डिप्रेशन फेस करने का मतलब होता है यहाँ पर आपकी कंट्री लॉसेस में जा रही है, करेंसी गिरते जा रही है और चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा फेस हमको नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का, ऐसी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए ही मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ होती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है। ओके, next we have is importance of macroeconomics। Now why macroeconomics is important? So let us try to understand the reason why do we need to study macroeconomics। The very first one says functioning of an economy। अब मैक्रो एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस करके हमको क्या पता चलता है कि इकोनॉमिक सिस्टम काम कैसे करता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो हम एंटायर नेशन की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी तो नहीं कर रहे हैं। तो एग्रीगेट स्टडी करने की वजह से हमको पूरी इकोनॉमी के बारे में, उसके कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है, जिसके बेसिस पर हम अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। Next, it talks about economic fluctuations। So macroeconomics helps to analyze the causes of fluctuation। Fluctuation का मतलब होता है बच्चों चेंजेस। अब ये जो इकोनॉमी में इतने चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, तो उसके लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। अब किस तरीके के चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस आते हैं आपके इनकम के अंदर, हमारे आउटपुट के अंदर, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है टोटल आउटपुट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो हमारे नेशन के अंदर है, एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सिवियरिटी। यानी कि अगर बुरे हालातों की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, मदद करता है।
Next we have is national income. So study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national income and social accounts. So basically when we are studying macroeconomics, तो इससे हमको national income के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे कि हम उसकी स्टडी करके काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं national income का allocation कैसे होता है. Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policies. अगर national income की study आपने नहीं की तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से economic policies जो है वो frame की जाती है. Next we have is economic development. Advanced studies in macroeconomics helps to understand the problems of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth, differences in the standards of living of the people. Okay, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो एडवांस्ड स्टडी हम करते हैं, इससे हमें समझ में आता है कि हमारी जो नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं हुआ है, डेवलपिंग स्टेज पर है, तो किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, हमारी कंट्री फेस करती है, और जो डेवलप्ड इकोनॉमी के लोग हैं तो उनके बीच में और हमारे बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, ऐसी क्या पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई है जो हमने नहीं अपनाई है, जिसकी वजह से हम डेवलपिंग स्टेज पर है और वो डेवलप्ड स्टेज पर आते हैं. इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इसीलिए क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताता है क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि हम अपनी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें. नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि नेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है. National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the other period. अब नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए नेशन का परफॉर्मेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इस साल हमने कितना प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 2021 टू 22 की, 2022 टू 23 की, 2023 से 24 जो अभी स्टार्ट होने वाला है, राइट. तो हम जब कंपैरिजन करके देखते हैं तो हमको पता चलता है हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं. यानी कि अगर यहाँ पर समझ लो मेरा 100 था प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 200 होना चाहिए, या फिर यहाँ पर 100 प्लस ही होना चाहिए, 200 यहाँ पर 300 या 500 हो गया, राइट. तो इससे हमको पता चलता है हमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर. नेक्स्ट वी हैव ए स्टडी ऑफ macroeconomic variables. To understand the working of the economy, study of macroeconomic variables are important. Main economic problems are related to the economic variables such as behavior of total income, output, employment and general price level in the economy. तो यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, तो जहाँ पर हमें समझ में आता है कि किस तरीके से कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करके समझा जा सकता है. जैसे कि यहाँ पर दिया है, आप पढ़ सकते हो नेशनल टोटल इनकम के ऊपर, टोटल आउटपुट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जनरल प्राइस लेवल के ऊपर, जो एक इकोनॉमी में फ़िलहाल चल रहा होता है. अगर आपने उसकी स्टडी कर ली तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेरिएबल्स दैट आर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. नेक्स्ट, द लास्ट वन दैट वी हैव इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Macroeconomics helps to analyze the general level of employment and output in an economy. तो यहाँ पर मैक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो हमको किस चीज़ के लिए मदद करता है, किस तरीके से जनरल लेवल जो है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का उस इकोनॉमी के अंदर, उसको समझने में हमारी मदद करता है. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब हम देखने वाले हैं हमारा बेसिक कंपैरिजन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का. अब हमने देखा है दोनों के मीनिंग, एक चैप्टर में हमने माइक्रो देखा, एक पार्ट में हमने मैक्रो देख लिया. अब दोनों को मर्ज करके एक साथ में पढ़ते हैं ताकि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो हमको आसानी से याद हो सके. दोनों का डिफरेंस समझना ज़रूरी है. पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, आप इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ाई कर सकते हो, आप इंडिविजुअल या पर्टिकुलर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी की पढ़ाई कर सकते हो, आप इंडिविजुअल हाउस होल्ड की पढ़ाई कर रहे हो, इंडिविजुअल फर्म की पढ़ाई कर रहे हो. तो क्योंकि आप इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ाई करते हो, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. तो हम उसे बुलाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इसका कंप्लीट अपोजिट होता है. देखो बच्चों, डिफरेंस में एक चीज़ याद रखना हमेशा, कैसे याद रखने का, डिस्टिंग्विश बिटवीन, दोनों अपोजिट होते हैं. स्कूल में हमने अपोजिट पढ़ा है ना, बिग, स्मॉल, लार्ज,
थिन, जो भी पढ़ा है हमने, राइट, लार्ज स्मॉल, सॉरी, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी एक डिस्टिंक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, राइट। तो ये हमारा जो दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो माइक्रो का अपोजिट होगा। अब ये इंडिविजुअल स्टडी करता है, तो ये टोटल स्टडी करता है। टोटल यानी कि एग्रीगेट बुलाते हैं हम, क्या बुलाते हैं, एग्रीगेट। जैसे नेशनल इनकम की पढ़ाई कर ली तो एग्रीगेट हो गया, फिस्कल पॉलिसी की पढ़ाई कर ली, एग्रीगेट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एन एंटायर नेशन की पढ़ाई कर ली, एग्रीगेट हो गया। ये सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन सेज टूल्स। अब ये पढ़ाई करता है इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की, वो पढ़ाई करता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। यानी कि ये 10 कंज्यूमर्स को मिलाकर पढ़ाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझ लो मेरी ही डिमांड और मेरी ही सप्लाई की बात चल रही है, यहाँ पर मेरी आपकी 2-4 लोगों को और जोड़ लो, सबको मिलाकर जो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात चल रही है, राइट। तो टोटल, यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर इंडिविजुअल है। स्कोप, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर। When we talk about this, हमने थियोरी देखे थे ना, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था, थियोरी कौन सी थियोरी होती है, तो डिमांड एंड सप्लाई ही होती है, जिसको हम बोलते हैं थियोरी ऑफ प्राइसिंग। यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइसिंग है, हमारे पास फैक्टर प्राइसिंग है, प्रोडक्शन कंजम्पशन है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, इन सब की पढ़ाई होती है। यहाँ पर नेशनल इनकम, जनरल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट या मनी की पढ़ाई होती है। नेक्स्ट आता है उसका इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में हमने कुछ इम्पोर्टेंस में से फीचर्स जो है, कुछ पॉइंट्स जो है वो ले लिए, जैसे कि प्राइस डिटरमाइन करता है, बिजनेस मॉडल्स जो है वो बनते हैं, मॉडल बिल्डिंग है, और उसी के साथ साथ बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं इसके बेसिस पर। यहाँ पर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होता है, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर बात चलती है। थ्योरी यानी कि यहाँ पर आती है प्राइस थियोरी। यहाँ पर कौन सी थियोरी है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी। हमने देखा एक फीचर्स आपको अगर याद होगा बच्चों तो याद करो, उसमें दिया था हमको, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियोरी। किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, यहाँ पर दिया है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो अपने डेफिनेशन को। द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो, MIKROS, माइक्रोस, और यहाँ पर मैक्रोस। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। तो दैट इज हाउ यू कैन यूज 1 और 2 पॉइंट्स, और आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर, एंड दैट इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर आंसर्स। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही ज़रूरी है करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने कितनी अच्छे से तैयारी की है, अपने लेक्चर को कितने अच्छे से सुना है और कितने अच्छे से हमने अपनी तैयारी की है अपनी एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इसके अंदर आपको पता होगा कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जैसे कि KBC होता है 4 ऑप्शंस होते हैं, करेक्ट कोई एक ही होता है, चारों नहीं होते हैं, 2 भी नहीं होते, सिर्फ एक। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक करेक्ट ऑप्शन है जो हमको फाइंड आउट करना है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बड़ा ही सिंपल है लेक्चर, अगर ध्यान से सुना है तो। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, याद करो इकोनॉमिक वेलफेयर थियोरी के अंदर एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल, ये सारे टर्म को याद करो, याद आ जाएगा। किस में पढ़ा है हमने इकोनॉमिक वेलफेयर, ये हमने पढ़ा है अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर ये चीज़ पढ़ी तो मैक्रो में होगा ही नहीं, इकोनोमेट्रिक्स जैसी कोई चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं है, ये सब तो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट्स स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं, याद रखना, बिल्कुल भी घाई नहीं करना है, माइक्रो मैक्रो में कंफ्यूजन नहीं लाना है आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, क्या हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या हम जनरल प्राइस लेवल पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी हम मैक्रो में पढ़ते हैं। क्या हम फैक्टर प्राइसिंग पढ़ते हैं, येस, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग जो कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। करेक्ट ऑप्शन इज C and D. तो here we have C and D. The correct option that we have here is C and D, that is option number 4. याद रखना बच्चों, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं सही आंसर, यहाँ पर जो है वो देखना भूल जाते हैं, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे।
Next we have is method adopted in microeconomic analysis. Microeconomics की बात चल रही है तो बिना सोचे समझे आपको क्या मार्क करना है, स्लाइसिंग मेथड. देखो लंपिंग मेथड जो होता है वो माइक्रो के लिए नहीं मैक्रो के लिए यूज होता है. एग्रीगेटिव भी अगर है तो मैक्रो के लिए. इंक्लूसिव तो हमने नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ स्लाइसिंग मेथड आता है, ओनली सी. तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज योर स्लाइसिंग मेथड, ओनली सी. नेक्स्ट वी हैव इज कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े हैं? तो क्या हमने होल इकोनॉमी पढ़ा है? यस पढ़ा है. क्या हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा है? यस. क्या हमने एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा है? यस. अब याद करो, क्या हमने प्रोडक्ट प्राइसिंग को पढ़ा है? क्या हमने प्रोडक्ट प्राइसिंग को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है. अभी अभी हमने देखा ना प्रोडक्ट प्राइसिंग किसके अंदर आता है? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो ए बी एंड सी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. तो वी हैव ए बी एंड सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1. अब इसी के साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन वाला केबीसी का पहला जो हमारा राउंड है वो खत्म होता है. अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशंस. ओके, तो अब आए हैं हम अपने दूसरे पड़ाव पर. किसी तरीके की लाइफलाइन नहीं है हमारे पास यहाँ पर. इस गेम में कोई लाइफलाइन आपको मैं नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से समझना है. हाँ, अगर किसी को ये सॉल्व करना है वापस जाके प्रीवियस लेक्चर देख कर आओ और फिर आकर सॉल्व करो. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड. मैक्रो क्या करेगा? सिंपल है, मैक्रो के पास एक ही बच जाता है और वो है लंपिंग मेथड. क्या है? लंपिंग मेथड. माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर झाड़ है, ट्री है. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सारे झाड़ों को मिलाने वाला एक फॉरेस्ट. क्या है? फॉरेस्ट. ये एस नहीं आएगा, इस एस को हटा देंगे हम. FOREST. मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी अगर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ती है तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या पढ़ती है? माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ती है प्राइस थियोरी. क्या पढ़ती है? प्राइस थियोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्रोज इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सिंपल है एकदम. ये तो एकदम जो इनिशियल सवाल होते हैं आपके 3000 के लिए केबीसी में, उस तरीके का क्वेश्चन है ये. अगर माइक्रोज दिया है तो ये जाहिर सी बात है ये आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका लेवल 2 वाला सवाल था जहाँ पर आपको आसानी से ऐसी 5000 कमाने मिल जाएंगे. तो यहाँ पर जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो है तो ये आ जाएगा आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम. क्या आएगा? पार्शियल इक्विलिब्रियम. आई होप वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. ओके, कॉन्सेप्ट से याद आया, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म. गौरी ने एक दिन सोचा कि मुझे एक पर्टिकुलर फर्म की क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए. कौन सी पढ़ाई कर रही है वो पढ़ाई कर रही है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. राइट, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रही है. सेकेंड, रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस. रमेश ने एक दिन सोचा कि सारे के सारे डिसीजन मैं लूँगा. कौन से? क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पर अगर हमको पता चल रहा है कि रमेश को क्या मिल गई है? आज़ादी मिल गई है. किस चीज़ की आज़ादी? डिसीजन लेने की. तो ये डिसीजन लेने की आज़ादी अगर हम गलत नहीं हैं तो हमने पढ़ा था ये डिसीजन लेने की आज़ादी होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर. फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पर आपको डिसीजन लेने की आज़ादी होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट या किसी भी दूसरी एजेंसी का किसी तरीके से इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता है. राइट. नेक्स्ट, शबाना पेड वेजेस टू वर्कर्स इन हर फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट ऑन हर बैंक लोन. वाओ. द क्वेश्चन सेज शबाना ने क्या दिया? वर्कर्स को वेजेस दिया है. कौन से वर्कर्स को? जो उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं.
और जो बैंक से उसने लोन लिया है उनको उसने दिया है इंटरेस्ट, उसको क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद है आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिनको हम देते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेमेंट, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। जिसको हम प्राइज या रिवॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम प्राइज या रिवॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के साथ हमारा तीसरा पड़ाव जो है वो पार हो चुका है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये तो आंसर द फॉलोइंग ब्रीफ क्वेश्चंस है ना, ये लास्ट में हम एक और सेशन लेंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो वो मेरा लुकआउट है, वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, जो हम इस लेक्चर में सॉल्व कर सकते हैं, हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या आप अग्री करते हैं, अगर आप अग्री करते हैं तो आपको बताना है कि आप अग्री क्यों करते हैं, अगर आप डिसअग्री करते हैं तो भी आपको बताना है कि आप डिसअग्री क्यों करते हैं। राइट, तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं है, अगर हमने हाँ या ना बोला है तो आपको जवाब देना है यहाँ पर, क्यों हाँ क्यों ना। राइट, ओके। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप अनलिमिटेड है? बिल्कुल भी नहीं भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो लिमिटेड है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर आप अग्री करते हैं किसी भी स्टेटमेंट से, देखो यहाँ हम डिसअग्री करते हैं, ठीक है, नो है हमारा जवाब, यहाँ पर बिल्कुल ही ना है, साफ साफ ना है। तो हम यहाँ पर पहले एक्सप्लेनेशन देने के पहले आपको इस तरीके से लिखना है, नो कॉमा आई डिसअग्री, क्या करते हैं हम, डिसअग्री करते हैं विथ द गिवन स्टेटमेंट। आप क्या करते हैं, आप डिसअग्री करते हैं, नो आई डिसअग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। फिर आपको अपना रीज़न लिखना है कि आप डिसअग्री क्यों करते हैं। भाई हमने तो पढ़ा था कि स्कोप जो है वो बड़ा ही लिमिटेड है। अब लिमिटेड क्यों है इसका स्कोप, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ाई करता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बिजनेस साइकिल, ये सब की तो पढ़ाई नहीं करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो लिमिटेड हो गया ना। तो बस इसी तरीके से आपको पहले लिखना है, इसी का आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स है, याद रखना, ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, अग्री डिसअग्री नहीं लिखना है आपको। नो आई अग्री विद द स्टेटमेंट, नो आई यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट, नो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। नहीं हो सकता है ऐसा कभी भी, नो आई डिसअग्री, नो आई मैंने आपके लिए छोड़ दिया है जगह, आप आगे लिख देंगे। ठीक है, नो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, व्हाई, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, वेयर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हमारा जवाब जो है वो आएगा, येस आई अग्री विद द स्टेटमेंट। ये आपने लिख दिया, येस आई अग्री विद द स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो बच्चों, ये दोनों के दोनों नो डाउट क्या है, ये दोनों के दोनों हमारे इकोनॉमिक्स के मेन या 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, लेकिन दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज एंटायर नेशन एज एन एग्रीगेट जो है वो स्टडी करता है। नेक्स्ट दैट वी हैव इज माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज करता है? यस, वी हैव टू अग्री, येस आई अग्री विद द स्टेटमेंट। क्यों अग्री करते हैं हम, क्यों, क्योंकि स्लाइसिंग मेथड ही तो अपनाता है। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या है, इंडिविजुअली एक एक चीज़ों का हिस्सा कर दिया, अब आप उसकी क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जैसे प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म की, पर्टिकुलर कमोडिटी की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आपने इंडिविजुअल कंज्यूमर की पढ़ाई कर ली, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की पढ़ाई कर ली, राइट। तो इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है। तो ये अग्री, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, मैं इससे कंप्लीटली अग्री करती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम थियोरी। नो माई डियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इनकम थियोरी नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियोरी है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियोरी आती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर आएगा नो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, और आगे हमको उसके रीजंस जो है वो मेंशन
कर देने हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बच्चों याद रखना, मैं आपको हर लेक्चर में एक ही बात बोलूँगी कि जब भी आप क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्योंकि कई बार हम ना बड़े उत्तेजित हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में आकर क्या करते हैं, हम बहुत ही छोटी सी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बहुत बड़ी डिज़ास्टर करके आते हैं, जो हमको नहीं करना है। अभी देखो कई बार अगर हमारा ध्यान नहीं रहे, हमने इसको मैक्रो पढ़ा हुआ है, राइट, अगर हमने यहाँ पर माइक्रो पढ़ा है, ठीक है, अगर यहाँ मैक्रो पढ़ा है और गलती से हमने देख लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी, आपने फटाक से लिख दिया यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट। अरे भाई क्वेश्चन तो देखो, यहाँ पर माइक्रो लिखा है, आपने, आपका ध्यान नहीं होगा, आपने एक्साइटमेंट में मैक्रो यहाँ पढ़ा था, यहाँ नहीं पढ़ा था। तो क्वेश्चन को अच्छा, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप एक काम करो, आप जब लिखोगे ना तो स्टेटमेंट एग्जैक्टली कॉपी करके अपने आंसर शीट पे लिख लो, ताकि आपका ध्यान फोकस पूरी तरीके से रहे और आप छोटी से छोटी गलती ना करो। और ये इतना पूरा स्टेटमेंट लिखना भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं। तो आसानी से मार्क्स गवा देने वाला इंसान जो है, उसमें से हमको नहीं बनना है। हमको स्मार्ट काम करना है, हमको एक एक मार्क्स जो है वो क्या करना है, गेन करना है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये KBC राउंड भी खत्म होता है और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो बच्चों कंप्लीट हो जाता है। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।